कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे वे बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा, उनका स्वागत करना चाहूंगा। आप हैं डॉक्टर राजीव आनंद। डॉक्टर राजीव आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है कल, आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर राजीव आनंद एक वरिष्ठ मनोचिकित्सक एवं विवाह सलाहकार, ही इज ए सीनियर साइकियाट्रिस्ट एंड मैरिज काउंसलर हैं आप। डॉक्टर राजीव आनंद ने अपना एमबीबीएस की पढ़ाई 1976 में आपने पूर्ण की। उसके बाद आपने मनोचिकित्सक साइकियाट्री में 1980 में एमडी किया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। हालांकि आपके पास एक संभावना थी कि आप देश को छोड़ के बाहर जाके किसी विदेश में जाके सेटल हो सकते थे, वहां अपना कार्य कर सकते थे, लेकिन आपने अपने देश में कार्य करने की सोची और आपने इस वजह से मुंबई में आपने अपना कार्यस्थली बनाई और वहां पर अपना कार्य शुरू किया। आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपसे सलाह लेते हैं, वो खाली भारत में ही नहीं, अब विदेशों में भी, पूर्ण सब कंट्रियों में बहुत जगह फैले हुए हैं। आपको एएमए द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आपने अभी तक 3000 से ऊपर वर्कशॉप करी हैं अलग अलग संगठनों के संग, और उनमें 8 से लेके और 10 से लेके 800 लोगों तक के लोगों को आपने उन्होंने संबोधित किया है और उन वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया है जो कंपनियों की और बाकी दलों की होती हैं। आपके टेलीविजन पे प्रोग्राम आते हैं अलग अलग चैनलों पे, और जो कि बहुत ज्यादा लोग बाग उनसे पसंद करते हैं, क्योंकि आपका जो अप्रोच है, जो आप जिस तरह बात करते हैं, वो बिल्कुल सीधी सरल है और उसमें कोई लाग डपट नहीं होती। इसलिए आपके प्रोग्रामों को पूरे देश विदेशों में बहुत सराहा जाता है। आपने मेंटल इमोशनल वेलबींग के बारे में 40 साल से ऊपर आज आपको कार्यरत हुए, बल्कि मैं कहूंगा 41 या 41 या 42 साल हो चुके हैं, और आप उसमें सर्वोत्तम हैं, बहुत आगे हैं, वेरी लीडिंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। आप आईएमए के 2 बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका जो इंटरव्यू है आज खाली देश नहीं, विदेशी चैनलों के द्वारा भी कई टॉक शोज में किया गया, और आपने उसमें अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस दी मनोचिकित्सा के बारे में। एक बार फिर आपका डॉक्टर राजीव आनंद स्वागत है कल, आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में। डॉक्टर राजीव आनंद, हालांकि आप हमारे मीडिया कॉन्फ्रेंस विद लाल गोयल में रेगुलरली बृहस्पतिवार को सुबह 10:30 से 12 बजे तक आते हैं, लेकिन आज हम आपकी उस पहलू को देखना चाहेंगे जो अभी तक अछूता है, जिसके बारे में हमारे दर्शकों को बहुत कम ज्ञान है, और वो है आपका बचपन। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आप कहां पैदा हुए, आपका बचपन कहां बीता, कहां आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। डॉक्टर राजीव आनंद प्लीज। पहली बात, धन्यवाद इस प्रोग्राम में आमंत्रण देने के लिए, और एक लंबे अंतराल के बाद एक ऐसा सुअवसर मिला है जब हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शब्द हम हिंदी के बोलें और शुद्ध हिंदी के बोलें, क्योंकि बाकी बातचीत इस बम्बई महानगरी में या बाकी टेलीविजन प्रोग्राम में हमेशा मिक्स लैंग्वेज होती है या इंग्लिश की होती है, मगर यहाँ एक सौभाग्य है कि हिंदी में बोले, जहाँ तक हो पड़े अपनी उत्तर भारतीय हिंदी में बोले। और मिस्टर लाल भी उसी अंदाज में, उसी शैली में सवाल पूछेंगे और हम भी जवाब देंगे। तो पहली बात तो हम इस बात के कायल हैं कि मिस्टर लाल जो हैं वो पिछले काफ़ी महीनों से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनको पूरा सहयोग मिस्टर पॉल की तरफ से मिल रहा है, जो टीवी चैनल वाले ओनर हैं, और ये कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं पिछले 14 महीने से, ये बहुत लंबे समय तक जाएंगे, और इनकी उपयोगिता और इनकी प्रसिद्धि काफ़ी लोग, लाखों लोग इसको महसूस करेंगे, अभी भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। बात बची हमारे बचपन की। हमारा बचपन कोई खास नहीं, और ना ही उसमें कुछ ऐसा उल्लेखनीय है जिसके बारे में हम गर्व और अपने आप को अकड़ महसूस करें। सामान्य बच्चों की तरह हम एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर
जिसको छोटा सा ही कहा जाना उपयुक्त शब्द होगा, मथुरा जो दिल्ली से 145 किलोमीटर दूर है, वहाँ हमारे पिताजी और उनके पिताजी और उनके पिताजी, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर थे, उनका नाम था श्री राम प्रसाद जी, और हमारे पिताजी थे, उनका नाम था, पिताजी के पिताजी का नाम था श्री जगदीश नारायण जी, और हमारे पिताजी का नाम था श्री गोपी नारायण जी। इन इन नामों को याद करना भी उनको श्रद्धांजलि देना है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ पेड़ लगाया होगा, जिसके फल हम आज यहाँ पर उसका आनंद ले रहे हैं और हम और आप बैठे बात कर रहे हैं। तो जब भी हम कहीं बात करते हैं तो हमें हमेशा उनके प्रति याद रहती है कि उन्होंने हमको उस मथुरा जैसे छोटे शहर में सही व्यवसाय में हमारे पिताजी को लगाया, और जैसा उस समय का होता था सिस्टम, हमारे 3 भाई 3 बहनें थे और पिताजी का छोटा व्यवसाय था, उस शहर के हिसाब से सम्मानीय था, और मथुरा जैसे शहर में हमारे माता-पिता एक अच्छे संभ्रांत और सम्मानीय परिवारों में माने जाते थे। तो एक अच्छी-सी बात जो हम पलटकर अब देखते हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत साधन हैं, गाड़ियाँ हैं, एयर कंडीशन है, फॉरेन ट्रैवल है। हम देखते हैं पलट के 50 साल, 55 साल, 60 साल पहले की बात, कि उस समय ये सब कुछ साधन, ये सब कुछ सुविधाएँ ना होती थी, और ना इनके ना होने का किसी को भी दुःख होता था। आज किसी के पास अगर नैनो कार होगी तो वो इस हीन भावना में ही अपने आप को महसूस करता है कि मेरे पास नैनो है, मेरे पास बड़ी कार नहीं है। जिसके पास छोटी मारुति 800 या अल्टो होगी, वो भी परेशान रहता है। मगर जिस समाज में, जिस संस्कृति में हम लोगों को बड़ा होने का अवसर मिला, हम उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं कि हमारे मन में कभी किसी के प्रति ये भाव नहीं आया कि उसके पास हमसे ज़्यादा है या हमारे पास उससे कम है, या उसके पास अगर ज़्यादा है तो शायद वो गलत तरीके से है, शायद उसने कुछ उल्टा-सीधा किया है। ये सब बातें ना होती थी, ना कभी मन में आई और ना हमारे मन में हीन भावना आई। इस बात का उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक संस्कृति थी, वो भी एक सभ्यता थी, जहाँ बुजुर्ग लोग या घर के ज़िम्मेदार लोग अपने जीवन शैली से अपने बच्चों को अदृश्य रूप से, अनकहे रूप से, वो संस्कार उनके अंदर इंजेक्शन की तरह भरते थे, जो उनको लंबे समय तक शक्ति देते थे। आज भी उस शहर को 50 साल से ज़्यादा हो गया छोड़े हुए, आज भी हम अपनी जड़ों को वहीं महसूस करते हैं। भले ही हम बॉम्बे में 40 साल से हैं, भले ही उसके पहले हमने 10 साल लखनऊ में रहे, मगर हमारी जड़ वहीं है, पाँव वहीं हैं, और आज भी हम सुबह से शाम तक दिन में कई बार अपनी मन में, अपनी चेतना में, अपनी कल्पना में उस शहर के उन सब जगहों को विज़िट करते हैं, जहाँ हम बचपन गुज़ारा है, या जिन मंदिरों में हमने दर्शन किए हैं, जिन मंदिरों में हमने माथा टेका है। तो वहाँ से हमने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। किशोरी रमन इंटर कॉलेज उस समय का बहुत अच्छा मशहूर कॉलेज था। पढ़ाई का क्षेत्र उस समय यूपी में कॉलेज उस लेवल के कम हुआ करते थे। किशोरी रमन इंटर कॉलेज में हमारा इंटर हुआ, उसके बाद किशोरी रमन डिग्री कॉलेज में बीएससी किया। फिर हमारी इच्छा थी कि मेडिकल में जाएँगे, और मेडिकल में हाँ, मैं 1 मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगा डॉक्टर आनंद। आपने जैसे बताया कि आप कोशिश करेंगे बोलने की, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि जब डॉक्टर राजीव आनंद किशोरी रमन इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, हमसे ये 1 वर्ष आगे थे, और उस वक्त ये एक बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया डिबेटर माने जाते थे, और आपको फर्स्ट प्राइज हमेशा मिला करता था डिबेट करने में। आपने उस वक्त छात्र यूनियन का इलेक्शन भी लड़ा था और सफलता भी पाई थी। तो जहां तक आपका बचपन है, ऐसा नहीं है कि आपके संस्मरण आप ही तक सीमित हैं, और लोगों को भी बहुतों को पता है। लेकिन अब आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर आप, क्योंकि आपके फैमिली में मेडिकल में नहीं था कोई, तो आपको मेडिकल में जाने का प्रोत्साहन या प्रेरणा कहां से मिली? जी हाँ, बिल्कुल। उस समय तक का जो हमारा क्षेत्र था, उसमें परिवार में व्यवसाय रहा था, और हमारे बड़े भाई जो थे वो पहले मथुरा से निकल चुका कर दिल्ली, और मथुरा से निकलकर बॉम्बे आकर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चुके थे, एलएलबी एलएम कर चुके थे। तो हमारे आदरणीय पिताजी की इच्छा थी कि हम भी उनकी दुकान, उनका बिज़नेस सँभालें, और हमसे जो बड़े भाई थे उनकी भी इच्छा दूसरे शहरों में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, तो हम एक आखिरी बचे थे जिस पर हमारे पिताजी का ध्यान था कि ये लड़का हमारा बिज़नेस सँभाले। लेकिन पता नहीं क्यों और पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा थी कि हमने उस शहर में रहकर उन लोगों को देखा था जिनके ऊपर अलग-अलग तरह की आला-बलाएँ आती थी। ऐसा कहा जाता था
किसी के ऊपर किसी की चाची, किसी के ऊपर किसी की दादी, किसी के ऊपर किसी की गुजरी हुई दिवंगत आत्मा उनके शरीर में आती थी और हमें बड़ा असमंजस होता था कि ये सब क्या है? ये सब क्या होता है? क्यों होता है? ये सब क्यों इस तरीके से होता है? तो हमने जानने की कोशिश की कि ये किस साइंस में आता है। तो ये पता चला कि ये साइकियाट्री में आता है और उसके लिए एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमडी करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो हम पेपर में जो हमारे यहाँ उस समय इंडियन एक्सप्रेस पेपर आता था, जो उस समय का बहुत सम्मानीय पेपर होता था इंग्लिश का। फ्रैंक मोइस नाम के उस समय एडिटर होते थे और कुलदीप नायर होते थे। तो उस समय के पेपर में हम देखते थे कि दिल्ली के बहुत सारे लोग जो कि अनक्वालिफाइड थे, अशिक्षित थे, सही तरीके से वो सही डॉक्टर नहीं थे, वो लोग दुनिया को बहुत गुमराह करते थे शारीरिक शक्तियों के बारे में, संबंधों के बारे में। और वहाँ हमें अंदर से बड़ी कोफ्त होती थी कि भाई ये लोग एक आम जनता को जिसके पास समुचित ज्ञान नहीं है, उन्हें क्यों ये गुमराह कर कर अपने आप को लाखों रुपए कमाने में लगे रहते हैं। तो वहां से अंदर से एक इच्छा हुई कि कुछ ऐसा किया जाए समाज के लिए जिससे हमारे होने का या हमारे जीवन में हम समाज के किसी वर्ग के लिए कुछ उनके अंधेरे में कुछ रोशनी लेकर जा पाए। वहां से एक छोटा सा मिशन शुरू हुआ। तो 16 साल की उम्र में हमने साहित्य को पढ़ना शुरू किया, चाहे विवेकानंद थे, चाहे एक बहुत अच्छी फेमस बुक थी, उसका नाम था मैरिज मैनुअल। 69 में 400 पेज की बुक हमने पढ़ डाली। हमको समझ में आया कि क्या बहुत कुछ है जानने को। तो वहां से थोड़ा सा रुझान आध्यात्म की तरफ शुरू हुआ, थोड़ा रुझान साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरफ शुरू हुआ और उसके बाद ये तय किया कि मेडिकल में आना है। मिसलाल, आप कुछ और कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही पूछना चाहूंगा, तो मेडिकल में जाने से पहले ही आपका विचार आपने तय कर लिया था कि आप साइकेट्री करेंगे? क्योंकि ज्यादातर जो लोग मेडिकल ज्वाइन करते हैं वो एक बार अपना मेडिकल जब एमबीबीएस हो जाता है उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं, एमडी या एमएस करने के लिए, उस वक्त वो डिसाइड करते हैं कि हम मेडिसिन ज्वाइन करें या सर्जरी में जाएं। पर आपने इसका मतलब मेडिकल ज्वाइन करने से पहले ही अपना मन बना लिया था। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हम समझते हैं कि कुछ लोगों को शायद ये आशीर्वाद मिलता है कि उनका ध्येय एक लव की तरह बिल्कुल क्लियर रहे और बीच में कहीं ना भटके। तो शायद हमें क्लियर था कि हमको साइकियाट्रिस्ट ही बनना है, मनोचिकित्सक ही बनना है। हालांकि इसके लिए क्योंकि मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, उस जमाने में जब आप 1969 की बात कर रहे हैं, मनोचिकित्सक बहुत कम होते थे और जो होते थे उनको थोड़ा सा अच्छे भावना से नहीं बोला जाता था। वो मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, वो आप भी समझते हैं। जी बिल्कुल सही है। उस समय का जो सामाजिक परिवेश था या सामाजिक मान्यताएं थी, उस समय अगर कोई मनोचिकित्सक बनना चाहता था तो उसको खुद माना जाता था कि शायद उसके दिमाग में कुछ कमी है। तो समाज में बहुत सारा प्रतिरोध था, विरोध था, हमारे अपने परिवार में भी था। हमने शायद अपने पिताजी की आत्मा को भी थोड़ा दुख दिया था कि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं संभाल रहे हैं। और उसके बाद जब तक हमने एमबीबीएस पूरा किया, जब तक तो वो दिवंगत हो गए थे, तो हमने घर के परिवार के और लोगों को भी हमको विरोध साबित करना पड़ा कि हम साइकियाट्री में क्यों जा रहे हैं, हम उन ब्रांच में क्यों नहीं जाते जो ज़्यादा रेम्यूनरेटिव हैं, जिनमें ज़्यादा अच्छी कमाई हो सकती है। कार्डियोलॉजी था, गायनेकोलॉजी था, हमको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो हमको साइकियाट्री में ही जाना था और उसमें हमने कोई बीच में अवरोध नहीं आने दिया और शायद उसमें भगवान ने भी हमको सहारा दिया, मार्गदर्शन किया। तो हम साइकियाट्री में बिना रुके हुए, बिना किसी फेलियर के, बिना किसी उसके हम पास करते चले गए। ये डॉक्टर आनंद, ये जो भी हुआ ये पढ़ाई आपकी उच्च शिक्षा ये लखनऊ में हुई, जैसा मैंने आपके उसमें बताया प्रोफाइल में, तो थोड़ा वहां के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के बारे में? या काफी लोग इस बात से पहले से परिचित हैं कि लखनऊ का जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वो उस समय के वन ऑफ दी सबसे प्राचीन कॉलेजेस में आता था और जो उसका कैंपस है वही अपने आप में काफी बड़ा है, जो अपने आप में एक मिनी सिटी है, मिनी टाउनशिप की है। और चूंकि अवध परंपरा से, नवाबों की परंपरा से, तो उसके अंदर जितनी बिल्डिंग है सब आलीशान बिल्डिंग है और सब अपने आप में एक मॉन्यूमेंट है। जैसे हम ताजमहल देखते हैं, जैसे गेट ऑफ इंडिया देखते हैं, जैसे इंडिया गेट देखते हैं, उस तरह की सारी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर जो है, क्योंकि वो कॉलेज 1911 में स्थापित किया गया था और वो देश के बहुत मशहूर विद्यालयों में, मेडिकल विद्यालयों में माना जाता था। तो उसमें एडमिशन मिलना अपने आप में एक गर्व की बात थी, गौरव की बात थी। तो लखनऊ में हमें सौभाग्य मिला 10 साल पढ़ाई करने का और सौभाग्य सिर्फ पढ़ाई करने का ही नहीं मिला, बल्कि लखनऊ में एक उनकी तहजीब में एक अलग शालीनता है, अवधी कल्चर की, खाने पीने की, बातचीत करने की, लोगों से मिलने जुलने की, बातचीत करने के अंदाज की,
लोगों से कनेक्ट होने की एक शालीनता है। और हमें वहाँ से 10 साल छोड़ने से पहले ही हमें ये भी सौभाग्य मिला कि हमारी पत्नी लखनऊ से थीं और उनसे हमारा आगे का ज़िंदगी गुज़ारनी थी, तो वो भी लखनऊ से हमारे साथ बनकर बॉम्बे आईं, तो हम लखनऊ की कल्चर को अपने साथ बॉम्बे भी ले आए। 81 के बाद फिर हम बॉम्बे में आके हमने यहाँ पर शुरू किया। तो 81 से आप बॉम्बे पहुंच गए, आज की तारीख में मुंबई पहुंच गए, और आपने यहाँ पर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस की या पहले कहीं पे सर्विस करने का मन बनाया या की? नहीं, फिलहाल ये बात हमें शायद शुरू से क्लियर रही थी कि जो प्रैक्टिस हम करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस हमारी स्पेशलिटी में साइकियाट्री में होनी चाहिए, वहाँ हर इंसान के साथ, और मैंने शब्द की यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, इंसान के साथ, मरीज के साथ नहीं, क्योंकि मरीज तो वो टेम्परेरी है, इंसान वो पहले था, थोड़े समय के लिए मरीज हो गया है और थोड़े समय के बाद अगर हमने उसको सही मदद की तो मरीज नहीं रहेगा। तो इंसान होना उसका स्थायी पद है, उसका हक है कि हम उसको इंसान की तरह ट्रीट करें। हम अगर किसी हॉस्पिटल में जॉब करेंगे और हमको दिन के 100, 150, 200 पेशेंट देखने होंगे, तो हम खाली दवाई का पर्चा लिखेंगे बिना उसको देखे हुए, बिना उसकी आँख में आँख मिलाए हुए, बिना उसको सुने हुए। तो हमें भ्रम नहीं था कि हमें किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करके बड़ा पद पाना है, कि बड़ा नाम पाना है, कि बड़े पैसे कमाने हैं। हालाँकि इस बात को वर्तमान समय में थोड़ा-सा बैकवर्ड भी माना जाता है, या ये भी माना जाता है कि आप उतने अग्रसर नहीं हैं, या उतने स्मार्ट नहीं हैं, या आपके अंदर कुछ कमी है। उन सारी बातों को सुनना भी पड़ा और आज तक भी सुनते हैं। लेकिन मन में एक इच्छा क्लियर थी कि हमारी लाइन में जब तक कि हम 20, 25, 30, 35, 40 मिनट एक व्यक्ति के साथ नहीं दे सकते, तब तक हम सही न्याय नहीं कर सकते। इसलिए हमने कभी किसी हॉस्पिटल को जॉइन नहीं किया। पूरी तरीके से प्राइवेट प्रैक्टिस में थे और आज भी हैं। तो आपने जब प्राइवेट प्रैक्टिस मुंबई में शुरू की, तो शुरू के वक्त में क्या कुछ अड़चने, क्या कुछ दिक्कतें आई, या शुरू से ही, क्योंकि जैसा जनरली होता है, अमूमन होता है कि शुरू में काफी दिक्कतें आती हैं, नाम अपना कमाने में, लोगों को अपनी पहचान बताने में, कि जिससे कि इंसानों को, क्योंकि आपने ह्यूमन बीइंग कहा है, तो इंसानों को पहचानने में कि ये चिकित्सक जो हैं वो सही चिकित्सक हैं, और खासकर इस लाइन के चिकित्सक का सही होना, क्योंकि इसमें आदमी अपनी अंदर की बात सब बताता है। तो उस वक्त के थोड़े बताएंगे कि क्या शुरू में आपको, तो उस शुरुआती दौर में आपका क्या साथ बीता? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हालांकि बॉम्बे महानगरी एक बहुत बड़े दिल वालों की है, जो पूरे पूरे भारत से ही नहीं, भारत के बाहर के देशों से भी लोगों को अपने अंदर अपने आगोश में लेकर उनको मौका देती है बढ़ने का, और जिसके पास जिस तरह का टैलेंट है उसको जाहिर करने का। तभी हम यहाँ पाए। माना कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की को प्राथमिकता देने का रिवाज जो हर जगह हर समाज में होता है, वहां भी था, यहाँ भी है, आज भी है, तब भी था। मगर उसके बावजूद भी अगर किसी इंसान में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए लोग रास्ता बनाने में मदद भी करते हैं। तो ये सवाल आपका आज भी उतना ही तर्कसंगत है कि बावजूद उस समय के विरोध के, क्योंकि हर किसी नए शहर में दूसरे शहर से आकर जगह बनाना उससे ज्यादा कठिन है कि भरी हुई लोकल ट्रेन में हैंडल पकड़ के गेट पर खड़े हो जाना, कि कब हमको अंदर घुसने की जगह मिलेगी, कब हमको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, कब हमको थोड़ा सा टिकने की जगह मिलेगी, कब हमको बैठने की जगह मिलेगी। तो वो अपने आप में एक संघर्षपूर्ण समय था, और उस संघर्षपूर्ण समय में हमें याद है चित्र, कभी कभी हम निराश भी हो जाते थे, कभी कभी हम दुखी भी हो जाते थे, और कभी कभी अंदर से थोड़ा ये भी महसूस करते थे कि क्या इस कॉमर्शियल वर्ल्ड के लिए, जहाँ व्यवसाय सबसे इम्पोर्टेंट है, मानवीयता या मानवीय वैल्यू सिस्टम, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम उतना तर्कसंगत नहीं माना जाता हर शहर में, हर सेक्शन में। तो क्या हम यहाँ मिसफिट तो नहीं है, क्या हम गलत जगह तो नहीं आ गए हैं? लेकिन फिर अंदर से आवाज आती थी कि नहीं, उत्तर भारतीय संस्कृति होने का हमें गर्व होता था। ये होता था कि जो वैल्यू सिस्टम हमारे माँ बाप ने हमें दी है, हमारी माँ उससे भी थी, हमें गर्व होता था कि वो हमारी ताकत है, वो हमको इस शहर में अपनी जगह बनाने में, और हमें अपनी जगह बनाने का कोई खास लोभ नहीं था, कुछ ऐसा करने में जो हम आगे बढ़ सकें। वो हमारी उत्तर भारतीय संस्कृति, उत्तर भारतीय जो हमारा वैल्यू सिस्टम था, उसको हमने ताकत माना,
उसको हमने अपनी कमजोरी नहीं माना और हम संघर्ष करते रहे। हम एक साधारण बुद्धि के इंसान हैं, हमारी कोई बहुत ज़्यादा आईक्यू नहीं है, हम 150 आईक्यू वाले इंसान नहीं हैं, हमारे भाई हमसे कहीं ज़्यादा दिमाग वाले हैं। हम साधारण आईक्यू के थे, साधारण मेहनत करने वाले इंसान थे, लेकिन हमारी नीयत में कोई खोट नहीं था। हमारी नीयत में किसी को धोखा देना नहीं था, हमारी नीयत में पैसे कमाकर अमीर बनना नहीं था, हमारी नीयत में किसी को गलत रास्ता नहीं बताना था और हमारी नीयत ये थी कि हम सही समय पर अपनी सेवाओं को देते रहें और पूरे अनुशासन के साथ। कि जब करियर शुरू किया था तो 8:30 बजे सुबह क्लिनिक शुरू करना था और उस समय कोई कंसल्टेंट प्रैक्टिस, सुबह का सिस्टम था ही नहीं कि सुबह कोई कंसल्टेंट मिलेगा। उस समय कंसल्टेंट प्रैक्टिस का लेवल एक अलग होता था और उनका सम्मान एक अलग होता था। उस समय इतने कंसल्टेंट भी नहीं होते थे। ओपेरा हाउस में बैठते थे, चर्चगेट में बैठते थे, साउथ बॉम्बे में थे, नॉर्थ बॉम्बे में बीच में कहीं नहीं थे, उसके बाद दादर में थे। तो उस समय के हिसाब से अंधेरी में, और वो भी सिर्फ हमें एक जगह मिल पाई 8:30 बजे, तो वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, जो आज भी हम महसूस करते हैं। मगर आपके ऊपर अगर भगवान का हाथ है तो वो कहावत सबको मालूम है, जो कहने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला मेहरबान। तो आप छोटे से एक शहर मथुरा से लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से आप महानगरी मुंबई पहुंच गए, जो कि माया नगरी भी कहलाती है। तो इस सफर में आपको कभी कोई अड़चन, दिक्कत, अपने को कोई हीन भावना तो नहीं महसूस हुई कि कहा मैं एक छोटे से शहर से इतनी बड़े महानगर में आ गया हूं, यहाँ के लोगों का जो ढंग है वो बहुत विपरीत है जो एक छोटे से शहर में था? क्योंकि मथुरा में उस जमाने में आपको पता है कि बहुत ही इजी गोइंग लाइफ थी, बहुत आराम की लाइफ थी, जिसमें आदमी सुबह से शाम तक जो भी था लेकिन आराम से रहता था। और जबकि यहाँ तो भागम भाग रहती है हमेशा महानगर में। तो आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ उस वक्त? देखिए, अगर महसूस करना चाहें तो आज भी कर सकते हैं, लेकिन ना उस समय हुआ, ना आज हुआ। और इसका श्रेय हम किसी व्यक्ति को देना नहीं चाहेंगे। बातचीत की भाषा में जरूर ये कहा जाता है, जैसा आपने कहा, जो मैं नहीं कहना चाह रहा, कि मथुरा के शहर से, छोटे शहर से आप लखनऊ गए, लखनऊ से आप बॉम्बे आए, बॉम्बे में आपने अपना व्यवसाय, अपना कैरियर बनाया। मैं इसको, इस सेंटेंस को थोड़ा सा अलग तरीके से कहना चाहूंगा कि अगर मैं समझूं कि मैंने किया ये मथुरा से लखनऊ, लखनऊ से बॉम्बे 40 साल पहले, तो शायद ये मेरा भ्रम होगा। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ शक्तियां थी जिनके प्रति हमारा समर्पण था, कुछ शक्तियां थी जिनके प्रति हमारा अगाध लगाव था, अगाध श्रद्धा थी। उन शक्तियों ने हमको वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां ले गए और हम जहां भी पहुंचे हैं उन शक्तियों का ही आशीर्वाद है। उन शक्तियों को हम अपने साथ लेकर चलते हैं। शायद लोगों को, जो उत्तर प्रदेश के होंगे, उनको ये भी नजर आएगा कि ये एक देवी जी हैं जिनको हम मानते हैं और इनको हम मानते हैं पिछले तकरीबन 66 ईयर से, 56 ईयर से, 56 या 57 ईयर से, और ये हमारे साथ हर दिन रहती हैं। और ये मथुरा शहर के विश्राम घाट के पास में सती भोज पर इनका मंदिर है, जिनका नाम चचका देवी है। तो हम नहीं समझते कि हमने कुछ किया, इन्होंने किया, और जो किया वो अच्छा किया। ऐसे ही हम समझते कि हमने कुछ किया, नहीं, हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर संस्कार डाले, उस संस्कारों की बैटरी चार्ज कर दी, हम आगे चलते चले गए। हम अगर ये मानेंगे कि हमने किया, शायद उस दिन से हमारा पतन शुरू हो जाएगा। जी। तो डॉक्टर आनंद, इस दौरान जो 40 साल का आपका मुंबई में आपका जो जीवन चक्र चला, इसमें कुछ ऐसे रोचक कुछ ना कुछ वाकया हुए होंगे, कुछ संस्मरण आप पे होंगे जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो आपने इन 40 वर्ष में आपको घटित हुए आपके साथ? बिल्कुल। सबसे एक दिलचस्प एक मेरा किस्सा है जो मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा। एक हमारे पास युवक आ रहे थे जिनकी शादी को 9 साल हो चुके थे और वो हमारे बड़े प्रिय प्रांत के थे, जिसको कि कहने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल इंडिया में। और वो, उनकी शादी को 9 साल हो चुके थे और वो हमारे पास 3-4 बार आ चुके थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई, आपकी मेहरारू का नाम क्या है? मेहरारू सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में कुछ जगहों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में मेहरारू वाइफ का नाम कहा जाता है, जिनको जो परिचित नहीं है, अवगत नहीं है। तो वो भाई साहब ने एक 5 मिनट तक सर खुजाया,
9 साल के विवाह हो चुका था, 2 बच्चे हो चुके थे। बोले साहेब याद नहीं आवत है, घरेलू का नाम का है। तो बड़ी वेदना हुई, बड़ी तकलीफ हुई। मन किया कि इनको क्या करूं, इनके गले में माला डालूं कि इनके पांव छूं या मैं कुछ और विकल्प सोचूं इनके बारे में। तो एक तो ये बात कि हमारे देश में आज भी संस्कृति में स्त्रियों के प्रति सम्मान का कितना अभाव है। एक ये उदाहरण, जो दिलचस्प कहानियां तो हजारों होती हैं, मैरिज काउंसलिंग की हो, सेक्सुअल मेडिसिन की हो, साइकियाट्री की हो। दूसरे एक भाई साहब जौनपुर से आए थे, 3 महीने इलाज कराया पत्नी का, इलाज करा के वापस जाने लगे। आखिरी दिन हमारे पास आए, वाइफ को बोला कि जरा तुम बाहर बैठो, हमें डॉक्टर से बात करनी है। दाढ़ी वाले थे, अच्छे संस्कृत थे और काफी अच्छी उनका ज्ञान था, हम उनका काफी सम्मान भी करते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर बैठा के बोला, डॉक्टर साहब ये जो बाहर बैठी है ना, इसको बच्चे बहुत होते हैं। तो हमने कहा आपने क्या फरमाया? हमें ऐसा लगा कि हमने कहीं गलत तो नहीं सुन लिया कि दस्त बहुत होते हैं। बोले नहीं, इसको बच्चे बहुत होते हैं, डॉक्टर साहब आप कुछ करिए। तो जो जवाब अपने आप आकस्मिक रूप से निकल कर आया, मैंने कहा कि भाई साहब मैं कुछ करूं या आप कुछ ना करें। तो वो तुरंत बोले कि समझ गया। उन्होंने वहीं से यू टर्न लिया और हमारे उनके बीच में बड़ी मुस्कुराहट के साथ कम से कम शब्द में आदान प्रदान, मैसेज इधर से उधर पहुंच गया कि मैं क्या करूंगा भाई, आप कुछ ना करिए। तो ऐसे छोटे छोटे हादसे होते हैं और वो याद रह जाते हैं। इसमें किसी प्रांत या किसी भी समुदाय के प्रति कोई हमारी नहीं, दोनों ही समुदाय के लोग हैं, मगर देश में हमारे ऐसी मान्यताएं हैं जिसको अगर हम थोड़ा सा भी सुधार सकें। इसलिए मैं आपकी बात को बीच में टोक कर कह रहा हूं, हमारा प्रयास हमेशा से रहा है हर परिवार में, हर समाज में स्त्रियों को सम्मान मिले, और वो कोशिश हमारी आज भी जारी है। बहुत बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि सम्मान मिले। अब आप चलते चलते क्या एक संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, क्योंकि आज आपको पता है युवा पीढ़ी दिशाहीन है आज की तारीख में, और खासकर जब से कोविड टाइम चल रहा है, सब बहुत एक फ्रस्ट्रेशन सा आ गया, एक बड़ी मनो मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि युवा पीढ़ी को ये नहीं समझ में आ रहा कि कल क्या होगा, कब तक हम इस तरह के लॉकडाउन को झेलेंगे, या आगे भी लॉकडाउन आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे कठिन समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? संदेश बिल्कुल संक्षेप में है और संदेश बहुत सटीक है कि हम मिस्टर लाल की जीवन शैली से प्रभावित हैं कि अगर मिस्टर लाल अपने आप को ये मान के जिस उम्र में भी वो हैं, जाहिर है कि वो अपने 6वें दशक में हैं, अगर मान के लॉकडाउन में ये रोते रहते कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो उससे किसको फायदा होता। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा। तो मेरी परिभाषा में, मेरी मान्यता में स्मार्ट व्यक्ति उसको कहते हैं जो ये तय करता है, जो ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी विकट परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं, और जो मैं कर सकता हूं वो मुझे करना चाहिए। तो हमारे युवा वर्ग में एक नया अजीब सा एक ट्रेंड पिछले कुछ दशकों से शुरू हुआ है कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं बन पाया, मुझे क्या बनने की संभावना थी। हम इसमें अपना समय और अपने जीवन का बहुमूल्य समय और बहुमूल्य दौर वेस्ट कर देते हैं। हर युवा वर्ग के सामने बड़ा स्पष्ट विकल्प तैयार है, और विकल्प शब्द भी सही नहीं है, बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन तैयार है, दिशा तैयार है। मुझे जो करना है वो करना है और मैं करूंगा। और उस तरह मैं अपने शरीर और अपने दिमाग में एक सामंजस्य लाके, अपने अंदर एक अलग किस्म का क्षमता लाके अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर देने की संभावना रखता हूं, वो मुझे देना है। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर राजीव आनंद कि आज आपने इतनी अच्छी बातें बताई और इतना अच्छा संदेश दिया युवा पीढ़ी के लिए, और सम्मान देने को भारतीय नारी को, जो हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं। मैं सोचता हूं कि जो आज आपने बात बताई हैं, इससे काफी कुछ प्रेरणा हमारे दर्शकों को जरूर मिलेगी। एंड आज का ये प्रोग्राम कल, आज और कल लाल गोयल के संग सीधा प्रसारित किया गया V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज द्वारा, और इसको सीधा दिखाया भी गया फेसबुक और यूट्यूब पे। और
our endeavor is to enlighten you with every day with a new topic. And tomorrow media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. The topic is COVID returns impact on Indian economy. And our guests are Mr. D.B. Mehta, ex-IRS Group Chairman, Allegro, former Chairman, Credai, Mangaluru, Professor Dr. R. Gopal, Director and Head of the Department, D.Y. Patil University, Navi Mumbai, Mr. R. Kannan, Corporate Advisor, Keynote Speaker, ex-TCS, ICICI Bank and Nizuja Group, Mumbai. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव आनंद आपका पुनः कि आपने आज इतना अपने जीवन के उन पन्नों को थोड़ा सा पलटा जो मैं सोचता हूं कि ये चीजें आगे के लिए आगे के आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद सब दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए।